द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास, एपिसोड 2, अलेक्जेंडर। भारत पर विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण की लंबी श्रृंखला रही है। इन आक्रांताओं में यूनान का एक शासक सिकंदर भी था, जिसे हमने इतिहास में सिकंदर महान के रूप में पढ़ा है। उस पर एक लोकप्रिय किंवदंती भी प्रचलन में है कि जो जीता वो सिकंदर। 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया, जहां वर्तमान में पाकिस्तान है। वहां के शासक पोरस ने वीरतापूर्वक उसका मुकाबला किया, परंतु पराजय का सामना करना पड़ा। हार के बाद पोरस को सिकंदर ने बंदी बना लिया और पूछा कि बताओ पोरस, तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए। तब पोरस ने कहा, वही जो एक शासक को दूसरे शासक के साथ करना चाहिए। कहते हैं कि पोरस के इस कथन से सिकंदर प्रसन्न होकर उनका राज्य लौटा दिया और अपने सैनिकों की थकावट के कारण वह भारत की ओर विश्व विजय के अधूरे सपने को लेकर लौट गया। जिस समय उत्तरी भारत में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हो रहा था, भारत का संपूर्ण क्षेत्र छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। ये राज्य सदैव एक दूसरे से संघर्षरत रहते थे। इस राजनीतिक कमजोरी का फायदा उठाकर सिकंदर मकदूनिया के शासन का फिलिप पुत्र तथा अरस्तु का शिष्य ने उठाया तथा 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर सिकंदर ने आक्रमण कर दिया। भारत पर सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा किया गया। ईरानी शासक डेरियस 516 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में घुस गया और उसने पंजाब, सिंध नदी के पश्चिमी इलाके और सिंध को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। भारतीय प्रजा को भी ईरानी फौज में शामिल किया जाने लगा। डेरियस के उत्तराधिकारी जर्सिस ने यूनानियों के खिलाफ लंबी लड़ाई में भारतीयों को अपनी फौज में शामिल किया। सिकंदर का भारत पर आक्रमण का इतिहास। सिकंदर के इतिहास को दो रूप में बताया जाता है। एक उसका वास्तविक इतिहास जो बहुत कम उपलब्ध है, दूसरा उसे महान बनाने की मानसिकता से लिखा गया मनगढ़ंत अतीत, जिसे हमने मानकर जो जीता वही सिकंदर, सिकंदर द ग्रेट। उसके जीवन पर हमने झूठी कहानियां, गाने, यहां तक कि फिल्में भी बनाकर प्रस्तुत की हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार प्लूटार्क सिकंदर के संबंध में कहते हैं, वह पुरु, इन्हें यूनानी इतिहासकारों ने पोरस कहा, कि मात्र 20,000 सेना के समक्ष नहीं टिक पाया। उसे आगे मगध की 3.5 लाख की सेना से मुकाबला करना था। मगध की सेना के क्रूर सैनिक उसे गाजर मूली की तरह काटते यदि वह भारत आक्रमण के समय आगे अपने कदम बढ़ाता। तो यही कारण था कि वह सिंधु नदी के तट से ही वापस लौट गया। कहते हैं कि पोरस को हराने के बाद सिकंदर एक रात के लिए उसी नगर में ठहरा जहां उसने बुद्धिमान ब्राह्मणों एवं विद्वानों से चर्चा भी की थी। जिस गांव में सिकंदर की सेना ठहरी थी वह उग्रमालियों का गांव था। लड़ाकू कबीले के इन लोगों ने सिकंदर पर आक्रमण कर दिया, जिसमें एक तीर सिकंदर के कवच को चीरते हुए उसकी पसलियों में जा घुसा। किसी तरह उसकी सेना ने वहां से निकलने में सफलता प्राप्त की और सिंधु नदी होते हुए वह चला गया। सिकंदर के पिता की मौत के बाद उसने राजनीतिक षड्यंत्र चलाकर अपने सौतेले और चचेरे भाइयों का कत्ल कर दिया और स्वयं शासक बन गया था। अपनी अत्यधिक महत्वाकांक्षा को संतुष्ट करने के लिए वह विश्व विजय के अभियान पर निकला। चरित्र से सिकंदर क्रूर, अत्याचारी और शराबी था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उसने कभी भी उदारता नहीं दिखाई। उसने अपने सहयोगियों को भी नहीं बख्शा। छोटी छोटी त्रुटियों के कारण उन्हें दर्दनाक मौत दी थी। सिकंदर अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अपने सौतेले व चचेरे भाइयों का कत्ल करने के बाद मैसेडोनिया के सिंहासन पर बैठा था। अपनी महत्वाकांक्षा के कारण वह विश्व विजय को निकला। यूनान के मकदूनिया का यह राजा सिकंदर कभी भी महान नहीं रहा। यूनानी योद्धा सिकंदर एक क्रूर, अत्याचारी और शराब पीने वाला व्यक्ति था। हमें इतिहास में यही पढ़ाया गया कि सिकंदर ने पोरस को पराजित किया था, जबकि वाकई में ऐसा होता तो दुनिया विजय के सपने को लेकर चला सिकंदर पश्चिम भारत से आगे क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि उसे पोरस के हाथों पराजय मिली थी। उसके बाद भी उसे मगध जैसे विशाल साम्राज्य से युद्ध करना पड़ता। इस कारण वह भारत छोड़कर चला गया था।
यूनानी लेखकों के प्रपंच और झूठे इतिहास ने एक पराजित शासक को महान बताकर पेश किया, जिसका हम भी अनुसरण करते गए, जबकि हकीकत इसके कहीं उल्ट थी। यूनानी इतिहासकारों के इस महाझूठ को साबित करने के लिए समकालीन चीनी ऐतिहासिक विवरण एवं भारत इतिहास के विवरण को भी पढ़ा जाना चाहिए था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने पुस्तक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में सिकंदर को एक अहंकारी, हिंसक और क्रूर शासक का दर्जा दिया है, जो स्वयं को ईश्वर से बड़ा मानता था। सत्ता के लालच में उसने अपने सभी सगे संबंधियों को और सहयोगियों की हत्या कर दी थी। साथ ही उसने अनेक नगरों को भी ध्वस्त कर दिया था। सिकंदर का भारत पर आक्रमण के कारण। सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण करने के कारणों में विश्व विजेता बनने की अभिलाषा, धन प्राप्ति करने की इच्छा, नए प्रदेशों की जानकारी की इच्छा तथा कुछ भारतीय शासकों का सहयोग का अवशासन प्रमुख था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने सिंधु नदी पार करके तक्षशिला की ओर कदम बढ़ाया। पंजाब के राजा पोरस ने सिकंदर के साथ झेलम नदी के किनारे हाइडेस्पीज का युद्ध, वितस्ता का युद्ध लड़ा, परंतु हार गया। पोरस के साहस से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसका राज्य वापस कर दिया तथा पोरस सिकंदर का सहयोगी बन गया। व्यास नदी पर पहुंचकर सिकंदर के सिपाहियों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इनकार करने का प्रमुख कारण सैनिकों द्वारा लगातार युद्धों से उत्पन्न हताशा, नंदों की विशाल सेना, सीमांत प्रदेश का कष्टदायक जलवायु, घर लौटने की व्यग्रता आदि कारण थे। नवंबर 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के मार्ग से सिकंदर की वापसी की यात्रा आरंभ हुई। वह भारत भूमि छोड़कर बेबीलोन चला गया, जहां 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई। सिकंदर के भारत आक्रमण का प्रभाव। भारत में अनेक यवन व यूनानी बस्तियों की स्थापना हुई। भारत तथा यूनान के मध्य जल मार्ग एवं 3 स्थल मार्ग के खुलने के प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हुआ। जल मार्गों की खोज से पश्चिम एशिया के साथ व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई। भारत में अनेक यवन व यूनानी बस्तियों की स्थापना हुई। भारत तथा यूनान के मध्य जल मार्ग एवं 3 स्थल मार्ग के खुलने के प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हुआ। जल मार्गों की खोज से पश्चिम एशिया के साथ व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई। सिकंदर के आक्रमण का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि भारतीयों में राजनीतिक एकता स्थापित करने की प्रवृत्ति का उदय हुआ। सीमांत प्रदेश के राज्य इतने कमजोर हो गए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे आसानी से अपने अधिकार में लेकर भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना की।